आज हम बात करते हैं अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। 2018 में शुरू हुई थी ये स्कीम। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था एक तरीके से, जिसके जरिए राजनीतिक दलों को डोनेशन दी जाती है। इसका मकसद था कि जो पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता है, राजनीतिक दलों को जो दान जो राशि दी जाती है उसका पता चलता रहे। तो आज ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, उसके अनुसार अगर हम आपको कुछ आंकड़े दें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं और कहाँ पर इसकी निकासी हुई है, कैश इन कराए गए हैं, वो आपको बताते हैं। तो मुंबई में आपको बता दें 2742 करोड़ के बिके, कोलकाता में 2,500 के करीब, हैदराबाद में करीब 2,000 के करीब, नई दिल्ली में 1,500 के करोड़ के करीब और चेन्नई में 1,000 करोड़ के करीब ये बिके हैं। और जहां पर सबसे ज़्यादा कैश या दिल्ली में कैसे कैश निकासी की गई, 62% दिल्ली में हुई है। दिल्ली में 6,748 करोड़ हुए हैं, निकाले गए। हैदराबाद में करीब 1,300 से ज़्यादा, 1,400 करोड़ हम कह सकते हैं। कोलकाता में 1,000 करोड़, भुवनेश्वर में 749 करोड़ की निकासी हुई। और सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जगदीप छोकर जी मौजूद हैं, एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वो पारदर्शिता के लिए लगातार काम करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहली बात तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, जो ये आंकड़े सामने आए हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे हम दर्शकों को समझाएं, इनका क्या मायने? देखिए, एक तो इनके ये मायने हैं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा अभी तक दिए जा चुके हैं। दूसरी बात ये जो है कि सबसे ज्यादा बिके हैं मुंबई में और उनको कैश किया गया है सबसे ज्यादा दिल्ली में। इससे तो यही जाहिर होता है कि ज्यादातर पार्टियों के जो मुख्यालय हैं वो दिल्ली में हैं और ज्यादातर काम धाम दिल्ली से होता है, तो हो सकता है इसलिए वो दिल्ली में कैश किए गए हैं। इसके अलावा तो इसका और कोई खास इन आंकड़ों से यही पता लगता है कि दिल्ली में राजनीतिक गर्मा गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए वहां ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, तो जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे बहुत चर्चा में आए थे। इससे कहा गया कि चुनावी फंडिंग जो राजनीतिक दलों की होती है उसमें पारदर्शिता आएगी। फिर ये भी एक विवाद का मसला था कि भाई 20,000 से कम का है तो उसमें जो दान करने वाला उसके नाम रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग शायद कोर्ट पे भी गए हैं इस लिहाज से। जरा बताइए कितने ये प्रासंगिक, कितने फायदेमंद या जरूरी अब रह गए हैं? क्या इससे पारदर्शिता आई है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में? देखिए, ये जो कहा गया था कि इससे पारदर्शिता आएगी, वो तो अपने आप में गलत था। ये तो लाए गए इसीलिए थे कि पारदर्शिता जो थोड़ी बहुत है वो भी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। क्योंकि जिस दिन 1 फरवरी 2017 को बजट स्पीच में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, उसी दिन आफ्टरनून में एक मीडिया इंटरैक्शन में उन्होंने कहा था कि दी बॉन्ड्स विल बी bearer in character, the identity of the donor will be anonymous। यानी कि ये ऐसे होंगे कि जिसके हाथ में हैं उसके हैं, जैसे कि करेंसी नोट होते हैं, और देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। अब नाम गुप्त रखना और पारदर्शिता होना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर तो नहीं है, बल्कि एक दूसरे से उल्टे हैं। और उसी दिन से ये शक चलता आ रहा था कि ये पारदर्शिता को बिल्कुल खत्म किया जाएगा। और जैसे जैसे ये स्कीम फिर 2018 से लागू हुई, पहले साल में तो ये पता लगा कि जितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा दिया गया था उसमें से 95%, 95% सत्तारूढ़ दल या रूलिंग पार्टी को मिला था। तो इससे 2-3 बातें जाहिर हो चुकी हैं अब तक। एक तो ये कि इसको जब स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था वो असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया गया था, क्योंकि इसको मनी बिल में शामिल किया था, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मनी बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, इसमें जब बहुत से कानून, 4 या 5 कानून संशोधित किए गए, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट शामिल है, कंपनीज एक्ट शामिल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट शामिल है और FCRA शामिल है। कंपनीज एक्ट में तो शामिल करके, इस कंपनीज एक्ट को संशोधित करके
उसमें एक प्रावधान था कि जो भी कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदा देती है तो वो अपने जो पिछले 3 साल का मुनाफा है उसका 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकती। ये 7.5% की जो सीमा थी इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। सर, अगर संक्षेप में क्या असर क्या है जब आप डोनर का नाम नहीं पता होता, कोर्ट में भी ये मामला है, शायद अब आगे सुना जाएगा दिसंबर में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अगर इसका असर क्या हो रहा है, जो ये नाम अगर जी संक्षेप में सर जी। इसके 2 असर बहुत बड़े हो रहे हैं, बल्कि 3। एक तो ये कि जो राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा रहा है उसके बारे में पारदर्शिता बिल्कुल खत्म हो गई है, इसलिए ये शक होता है कि हो सकता है काला धन इसके थ्रू दिया जा रहा हो। दूसरे, इसमें जितने कानूनों में संशोधन हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके देखा जाए तो ये काले धन को सफेद करने का एक कानूनी रास्ता बना दिया गया है। तीसरी बात यह है कि इससे ये पॉसिबल हो गया है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी चाहे तो वो हिंदुस्तान में अपनी सब्सिडरी बना के उसके थ्रू राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है, यानी कि विदेशी पैसा देश में राजनीतिक दलों के पास सीधे सीधे आ सकता है। चलिए, बहुत अहम पॉइंट। और चौथी बात एक और सुन लीजिए, जो सत्तारूढ़ दल है उसको सारा पैसा मिल सकता है और ऑपोजिशन पार्टियों का पैसे का सिलसिला बिल्कुल बंद किया जा सकता है। ये बातें 4 अहम हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बातें आपने कही हैं सर, और इससे जो चंदा देंगे वो दबाव भी बना सकते हैं, तो ये बहुत अहम हो जाता है। जिस तरह से सोच रहे थे कि भ्रष्टाचार जो हमारी पॉलिटिकल फंडिंग में ना हो, क्या जो अभी कुछ चुनौतियां या खामियां उसको दुरुस्त किया जा सकता है, इस पर सरकार को विचार करना होगा।